कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अग्निवीर की गोद में गिरते ही ईसा का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे अचानक सारी ताकत जवाब दे गई हो। उसकी उंगलियां अनायास ही उसके कोट को पकड़ बैठी और आंखें पल भर के लिए बंद हो गई। सांसें तेज थी, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, माथे पर पसीने की महीन परत चमक उठी। और अग्निवीर ने उसे बहुत पास से देखा, इतना पास कि उसकी हर धड़कन उसके सीने से टकरा रही थी। एक क्षण को उसका दिल जैसे ठिठक गया, मगर अगले ही पल उसने अपने चेहरे को सख्त कर लिया। जबड़ा कस गया, आंखों में वही खतरनाक संयम उतर आया जिसमें प्यार भी आग बन जाता है। वो हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, क्यों, तुम्हारा पति इतना डरावना लग रहा है? लोग तरसते हैं मेरे करीब आने के लिए, लड़कियां तरसती हैं मेरी एक नज़र अटेंशन पाने के लिए, और तुम मेरी गोद में हो स्वीटहार्ट। फिर ये पसीना क्यों, इतनी घबराहट क्यों? ईसा कुछ कहना चाहती थी पर शब्द उसके गले में अटक गए। बस एक सिसकी निकल पाई और उसी सिसकी के साथ अग्निवीर ने उसका चेहरा उंगलियों से ऊपर उठाया। न जोर था न ढील, बस एक ऐसा स्पर्श जिसमें अधिकार भी था और चोट भी। उसकी उंगलियां उसके गालों पर ठहर गई और उसने बहुत हल्के, लगभग थाम देने वाले अंदाज में ईसा के गालों पर चुम्बन रख दिया। एक नहीं दो, जैसे गुस्से में भी अपने हक को याद दिला रहा हो। फिर उसकी नज़र उसकी आंखों से होते हुए होठों तक फिसली और वो फुसफुसाया कि क्या चाहती हो, कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं? हर पत्नी का ख्वाब होता है अपने पति का प्यार पाने का, क्या तुम्हारा नहीं था? या बस ख्वाब ये था कि झूठ बोलकर चोरी से मंडप में बैठकर अग्निवीर अग्निहोत्री की दुल्हन बन जाओ? उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी पर चुम्बन में अब भी एक अजीब सा अपनापन था। ईसा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर हिलाना चाहती थी, मना करना चाहती थी, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अग्निवीर का चेहरा उसके और पास आ गया, इतना पास कि उसकी गर्म सांसें उसकी पलकों को छूने लगी। अब अग्निवीर ईसा के गर्दन पर गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ, मेरी करीबी तुम्हें बेचैन कर रही है स्वीटहार्ट? अग्निवीर अग्निहोत्री का रुतबा इतना भी कमज़ोर नहीं कि हर कोई उसे झेल पाए, पर तुमने मेरी बीवी बनने की गलती की है स्वीटहार्ट, तो हक और अधिकारों से भी तो बनना पड़ेगा ना। चलो आज थोड़ा ट्रेलर हो जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में और भी बहुत कुछ होता है। किसमें स्वीटहार्ट? अग्निवीर के मुंह से ये बात सुनते हुए ही ईसा की धड़कन फुल ऑफ स्पीड में भागने लगी थी। इतनी तेज चल रही थी कि उसकी धड़कनों की आवाज़ बाहर तक अग्निवीर के कानों में सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें भी अटक गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो खुद को शिकारी के ऐसे पंजों में फंसी हुई महसूस कर रही थी जिसमें से ना वो निकल सकती थी ना ही आगे बढ़ सकती थी। अग्निवीर फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिना मुझे किस किए तो तुम अग्निवीर अग्निहोत्री की बाहों से आज़ाद नहीं हो पाओगी जान। जल्दी करो, जितना देर करोगी तुम्हारी किस उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी। ईसा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने आगे बढ़कर अग्निवीर के गालों पर अपने होठ रख दिए। अग्निवीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। आई एम नॉट अ बेबी बीबी, आई एम योर हस्बैंड। ईसा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसके लबों को चूम लिया। उस किस में क्या था? अग्निवीर की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसका सारा गुस्सा जैसे शांत होता जा रहा था। वो समझ नहीं पाता था, लेकिन ईसा की करीबी उसे ऐसा सुकून देती थी जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया। और आंखें बंद किए हुए ही कब वो ईसा के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा और कब उसके लब ईसा के लबों को छू लिए और वो उसे किस करने लगा, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसने ईसा को छोड़ उसके चेहरे की तरफ देखा। इसका की नज़रें झुकी थी और उसी पल उसकी नज़रें नीचे चली गई। ईसा के पैरों पर, फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच उसके पैरों से रिश्ता खून, सफ़ेद पर्स पर बनते नीले लाल निशान जैसे हर कदम की कहानी लिख रहे हों। अग्निवीर की आंखों की शक्ति पल भर में टूट गई, भौहें सिकुड़ गई, होठ अलग हो गए। वही दर्द जो ईसा अपने पैरों में महसूस कर रही थी उसके चेहरे पर उतर आया और उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ गई। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर कदमों की आहट हुई और विशु की घबराई हुई आवाज़ आई, दीदी। ईसा जैसे किसी झटके से होश में आई। उसने खुद को अग्निवीर की गोद से अलग किया,
उठते वक्त पैर लड़खड़ाए, पर उसने खुद को संभाला और बिना उसकी तरफ देखे दरवाजे की ओर बढ़ गई। हर कदम पर दर्द, हर कदम पर कांच का और धंसना, खून के नए निशान। अग्निवीर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें बस उन पैरों का पीछा करती रही, फर्श पर बनते लाल लाल निशानों को देखती रही। ईसा बाहर चली गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक अग्निवीर ने अपना हाथ सामने रखी कांच की टेबल पर दे मारा। जोर से कांच चकनाचूर हुआ। टुकड़े उसके हाथ में धंस गए। खून का फव्वारा बहने लगा, पर उसे जैसे कोई एहसास ही नहीं हुआ। उसने अपने बालों को कसकर पकड़ लिए, आंखें बंद कर ली और टूटती आवाज में बुदबुदाया कि ये लड़की मुझ पर इतना असर क्यों कर रही है। झूठ पर झूठ बोले जा रही है और फिर भी उसकी तकलीफ देखकर मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। खून उसके हाथ से टपक रहा था और दर्द उसके दिल से। कमरे में सिर्फ उसी की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ईसा विसु का हाथ थामे अपने कमरे तक आई तो उसकी चाल में थकान से ज्यादा टूटन थी, जैसे हर कदम के साथ भीतर कुछ और बिखरता जा रहा हो। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने विसु को अपने सीने से लगा लिया। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बिस्तर पर बैठ गई। विसु ने बिना कुछ कहे उसकी गोद में सिर रख दिया, जैसे जानता हो कि इस वक्त सवाल नहीं, बस सहारा चाहिए। ईसा ने उसे लिटाया, ब्लैंकेट ठीक किया, उसकी पलकों पर हल्का सा चुम्बन रखा और धीमी आवाज में लोरी गुनगुनाने लगी। वही लोरी जो कभी उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। सुर टूट रहे थे, आवाज कांप रही थी, पर वो गाती रही, क्योंकि रुकती तो शायद खुद बिखर जाती। विसु की सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगी। उसकी नन्ही मुट्ठी अब भी ईसा की उंगली थामे थी। ईसा ने उसे बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और वहीं बिस्तर के किनारे बैठी रही। उसे सोता देखती रही। तभी उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे, बिना किसी सिसकी के, बिना आवाज किए, जैसे रोने की भी इजाजत ना हो। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या मैं कभी इस दलदल से निकल पाऊंगी? जो इंसान मुझसे इतनी नफरत करता है, उसे अपनी सच्चाई कैसे बताऊं? क्या अग्निवीर को पता चल गया है कि मैंने विसु के बारे में झूठ बोला? हाँ, शायद सच पता चल गया होगा। इतना पावरफुल इंसान है वो, उनसे क्या ही छुपा होगा। लेकिन अगर उसे सब मालूम है तो अब तक उसने सजा क्यों नहीं दी? क्या ये उसकी खामोशी तूफान के पहले की है, या फिर वो आगे सोच ही नहीं पाई? आंसू पलकों पर भारी हो गए और कब वो वहीं बिस्तर के पास बैठे बैठे नींद में डूब गई, उसे खुद पता ही नहीं चला। कमरे में बस लोरी की अधूरी गूंज और उसकी थकी सांसें रह गई। उसी वक्त बाहर दरवाजा धीरे से खुला और अग्निवीर भीतर आया। उसका हाथ अब भी दर्द से जल रहा था, चोट से खून अब भी निकल रहा था, पर उसकी नज़र सबसे पहले ईसा के पैरों पर गई। बिस्तर के पास फर्श पर सूखे और गीले खून के निशान, उसका पैर, सूजी हुई एड़ियाँ, ये सब देखकर उसके सीने में कुछ कसकर चुभा, जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर मरोड़ दिया हो। पल भर को उसका मन हुआ कि उसे जगा दे, कुछ कहे, पर अगले ही क्षण उसके भीतर वही सख्त आवाज गूंजी, नहीं, ये लड़की मेरे प्यार के काबिल नहीं है, ये मेरी नफरत के ही काबिल है। उसने अपने कदम पीछे खींचने चाहे, पर नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। नींद में भी उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, पलकों पर नमी थी, जैसे सोते हुए भी दर्द साथ चला आया हो। अग्निवीर अनजाने में उसकी ओर बढ़ गया, बहुत धीरे, जैसे डर रहा हो कि उसकी सांसों की आहट से भी ये टूट न जाए। उसने झुककर उसके बालों की एक लट कान के पीछे की। उंगलियों का स्पर्श हल्का था, लगभग डरा हुआ। फिर उसके माथे पर बहुत धीरे से चुम्बन रखा, जैसे खुद से छुपाकर कोई गुनाह कर रहा हो। उसके होठ पल भर के लिए उसके होठों की दिशा में झुके, दूरी बस सांस भर की रह गई और उसी पल उसके भीतर कुछ टूटकर उसे होश में ले आया। उसने खुद को पीछे खींच लिया, आंखें बंद की और बुदबुदाया, नहीं अग्निवीर, ये गलत है। वो सीधा हुआ, कमरे में नज़र दौड़ाई और मेडिकल बॉक्स उठा लाया। बिस्तर के पास जमीन पर बैठकर उसका घायल हाथ कांप रहा था। फिर भी उसने ईसा के पैरों की पट्टी धीरे धीरे खोली। कांच के महीन टुकड़े अब भी चमक रहे थे। उसने डिटॉल को दवा में भिगोया और बेहद सावधानी से घाव साफ करने लगा। हर बार जब रुई छूती, ईसा के चेहरे पर हल्की जलन से सिकुड़न आती। उसकी सांस रुक सी जाती, दर्द की एक हल्की सी इसकी होठों में दब जाती। एक पल को उसकी आंखें खुली और सामने अग्निवीर को देखकर वो सहम गई। उसने तुरंत आंखें फिर से बंद कर ली, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वो अब भी सपना है। अग्निवीर ने ये नहीं देखा कि वो जाग चुकी है। उसने सोचा वो अब भी सो रही है।
उसने मलहम लगाया, नई पट्टी बांधी, इतनी नरमी से जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ संभाल रहा हो। फिर उसका चेहरा उसके और करीब आया। उसने उसके गाल पर बहुत हल्का सा चुम्बन रखा और धीमी, लगभग थकी हुई आवाज़ में कहा, पता नहीं क्यों तुम मुझ पर इतना असर करती हो। तुम्हारी चोट मेरे दिल तक उतर जाती है। लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारी गलतियाँ भूल जाऊँगा। चाहकर भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ। जाने क्या है तुम्हारे अंदर। पर तुम मेरी मोहब्बत के काबिल भी नहीं हो। तुम झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। ये कहकर वो पीछे हटा, मेडिकल बॉक्स बंद किया और कमरे के सोफे पर जाकर बैठ गया। उसकी पीठ झुक गई, सिर हथेलियों में चला गया। उधर ईसा ने बहुत धीरे से आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने बैठे अग्निवीर पर नहीं बल्कि उसके हाथ पर गई, जहां से खून की धार लगातार नीचे टपक रही थी। सोफे के किनारे पर गहरे लाल धब्बे बन चुके थे। ये देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो घबराकर उठ बैठी, जैसे नींद एक झटके में टूट गई हो, बिना ये सोचे कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। वो सीधी उसके पास पहुंची और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये आपको चोट कैसे लगी? उसके शब्द डर में डूबे हुए थे। उसने अपने दुपट्टे को जल्दी से खोलकर उसके हाथ पर बांधने की कोशिश की ताकि खून रुक सके। उंगलियां कांप रही थी पर कोशिश पूरी थी। फिर वो लगभग भागते हुए मेडिकल बॉक्स ले आई, फर्श पर बैठकर उसके हाथ को थामे रही, दवा निकाली, रुई भिगोई और बहुत सावधानी से घाव साफ करने लगी। हर स्पर्श में डर था, जैसे उसे चोट लगने से ज़्यादा दर्द उसे हो रहा हो। अग्निवीर बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें उसके चेहरे पर जमी थी, उसके माथे की सिकुड़न, उसकी कांपती पलकों, उसकी बेचैन सांसों में वो अनजाने ही उलझता चला गया। उसके लिए वक्त जैसे रुक गया हो, लेकिन जैसे ही ईसा ने उसके हाथ पर पट्टी बांधनी चाही, वो झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने हाथ खींच लिया, आवाज़ में तल्खी भर गई। पहले खुद ही चोट देती हो, फिर मरहम लगाने चली आती हो। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना ही सबसे बड़ी चोट है। बताओ, इस चोट पर मरहम कहाँ से लगेगा? उसने और कड़े शब्दों में कहना जारी रखा। हर लफ्ज जैसे तीर बनकर निकला। फिर उसने पट्टी को झटक कर फेंक दिया। ईसा स्तब्ध रह गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अग्निवीर ने उसे अपने और करीब खींच लिया। उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे जहरीले शब्दों में बोला, मुझे छूने की कभी कोशिश मत करना। अग्निवीर अग्निहोत्री को छूने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये कहते हुए उसने उसे पीछे धकेल दिया। ईसा संतुलन खो बैठी और पीछे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बेइंतहा बहने लगे थे। आवाज गले में अटक गई। अग्निवीर ने उससे मुंह मोड़ लिया और सोफे पर ही करवट बदलकर लेट गया। पीठ उसकी तरफ थी, जैसे वो उसे देखना भी नहीं चाहता हो। उधर ईसा धीरे धीरे उठी, टूटे कदमों से अपने बिस्तर तक पहुंची और चुपचाप लेट गई। एक तरफ उसकी आंखों से आंसू लगातार तकिए में समाते रहे, दूसरी तरफ अग्निवीर भी बेचैनी में पूरी रात करवटें बदलता रहा। आंखें बंद थी पर नींद नहीं थी। उसके कानों में अपने ही शब्द गूंज रहे थे। दिल में अजीब सी जलन और दर्द एक साथ उठता रहा। पता नहीं कब रात ढल गई और सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आने लगी। दोनों को ये भी याद नहीं रहा कि कब उन्हें नींद आई। सुबह होते ही विसु की हल्की आवाज़ से ईसा जागी। उसने तुरंत खुद को संभाला, आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। विसु को उठाया, उसे ब्रश करवाया, उसके बाल सुलझाए। वो मासूमियत से बोला, दीदी मैं नहाऊंगा तो कपड़े कौन से पहनूंगा? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। उसकी बात अनजाने में कमरे में सो रहे अग्निवीर के कानों तक पहुंच गई। ईसा ने हल्के से कहा, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। फिर वो विसु को फ्रेश करवा कर वही कपड़े पहना कर नीचे किचन में ले आई। वहाँ उसके लिए नाश्ता बनाया, अपने हाथों से उसे खिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की। तभी सीढ़ियों से अग्निवीर के कदमों की आहट आई। वो फ्रेश होकर ऑफिस के कपड़ों में नीचे आया। चेहरा सख्त था, आंखों में रात की थकान और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने दादी माँ से कहा, दादी माँ मुझे ब्रेकफास्ट दे दीजिए। दादी माँ ने ईसा की तरफ देखा और इशारे से कहा कि वो सर्व कर दे। ईसा ने बिना कुछ कहे प्लेट लगाई और नाश्ता उसके सामने रख दिया। अग्निवीर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में वही जलती हुई शक्ति थी, पर दादी माँ के सामने वो कुछ नहीं बोला, बस नजरें फेर ली। फिर उसने विसु की तरफ देखा और कहा, विसु तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, बाल वगैरह बना लो, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलूँगा। तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं ना? जैसे ही अग्निवीर ने विसु से कहा कि वो उसे शॉपिंग पर ले जाएगा,
विशु की नज़र अनायास ही ईसा पर टिक गई। उसकी आंखों में एक साफ सी झिझक थी। वो खुशी से उछलना चाहता था, पर अग्निवीर के साथ अकेले जाने का विचार उसे सहज नहीं लगा। अग्निवीर ने यह सब एक ही नज़र में पढ़ लिया था। उसने विशु की तरफ देखा, फिर ईसा की ओर, और ऐसे बोला जैसे किसी माँ की मनोदशा समझ रहा हो। अपनी दीदी को भी ले आना, मैं बाहर गाड़ी में तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर उसने शांति से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और बाहर निकल गया। उसके जाते ही दादी माँ ने ईसा को देखा, आंखों में हल्की सी शरारत और बहुत सारा अपनापन लिए हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। मेरा पोता पहली बार मेरी पोता बहू को बाहर लेकर जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंदर कोई कमी देखे। तुम इतनी खूबसूरत लगो कि उसकी नज़रें तुम पर से हटे ही नहीं। फिर उन्होंने हल्की ठिठोली करते हुए जोड़ा, और हाँ, शॉपिंग में कोई कंजूसी मत करना। मेरे पोते के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ईसा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर हामी भरी और विशु का हाथ थामकर अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। मन में अभी भी बहुत कुछ भारी था, पर आज उसने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने साधारण लेकिन सलीके से कपड़े चुने, बाल संवारे, हल्का सा मेकअप किया। ऐसा कुछ नहीं जो बनावटी लगे, बस वही सादगी जिसमें उसकी खूबसूरती खुद बोलती थी। विशु ने उसका हाथ पकड़े रखा और दोनों बाहर की ओर आए। अग्निवीर गाड़ी के पास खड़ा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र ऊपर उठी और ईसा को देखा, वो एक पल को ठहर गया। उसकी आंखें अनायास ही उस पर रुक गई, जैसे शब्द साथ ना दे रहे हों। वो सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर हल्की थकान के बावजूद एक अलग ही चमक थी। अग्निवीर ने खुद को संभालते हुए हल्के स्वर में कहा, चलो। और जैसे ही विशु ने उत्साह से कहा, सुपर हीरो चलें, अग्निवीर को जैसे झटका लगा। वो मुस्कुरा दिया। उसने विशु को आगे की सीट पर बैठाया और ईसा के लिए पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी चलते ही रास्ते में वो ड्राइव करते हुए कभी कभी रियर मिरर से पीछे छिपे ईसा को देख लेता। ईसा खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसकी हर हलचल अग्निवीर की नज़रों से छुपी नहीं थी। उसने माहौल हल्का करने के लिए विशु से बातें करनी शुरू कर दी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? विशु ने पहले थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। पास्ता, अग्निवीर ने हंसते हुए पूछा। आइसक्रीम? विशु की आंखें चमक उठी। चॉकलेट? धीरे धीरे उसकी झिझक कम होती गई और वो अग्निवीर से खुलने लगा। वो पतंगों, कार्टून, अपने पसंदीदा सुपर हीरो के बारे में अग्निवीर को बताने लगा। अग्निवीर उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा, बीच बीच में हंसता, सवाल करता, और ईसा पीछे बैठी ये सब देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी कसक और सुकून दोनों थे। मॉल पहुंचते ही विशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अग्निवीर उसे बच्चों के स्टोर में ले गया। शर्ट्स, जीन्स, जैकेट्स, जूते, खिलौने, हर चीज़ में उसकी पसंद पूछी। कभी वो खुद सुझाव देता, कभी विशु की पसंद पर हामी भरता। ईसा पास खड़ी ये सब देखती रही। उसे लगा जैसे अग्निवीर का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर अग्निवीर ने ईसा की ओर देखा और कहा कि कल एडवर्ड की पार्टी है, तुम्हारे लिए ड्रेस लेनी होगी। ये कहकर वो उसे एक बड़े स्टोर में ले गया। वहाँ ढेर सारी ड्रेसेस थी, एक से बढ़कर एक। अग्निवीर ने कई ड्रेस निकलवाई। कभी रंग पसंद नहीं आया, कभी फिट, कभी ईसा को खुद असहज लगा। हर बार वो सिर हिलाती और ट्रायल रूम में वापस चली जाती। अग्निवीर धैर्य से इंतजार करता रहा। फिर उसकी नज़र एक ड्रेस पर ठहर गई। सॉफ्ट शोल्डर कट, एलिगेंट लेकिन बहुत ग्रेसफुल। उसने कहा, ये ट्राई करो। ईसा ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, सुनिए, मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी। अग्निवीर ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, बाहर आओ, मैं देखता हूँ। ईसा झिझकते हुए बाहर आई। अग्निवीर की नज़रें उस पर टिक गई। वो अनायास ही उसकी ओर खींचता चला गया। बहुत पास आकर बोला, सो ब्यूटीफुल। उसने उसके बालों को खोलकर आगे किया और हल्के से कहा, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मैं चाहता हूँ कल पार्टी में तुम मेरे साथ यही ड्रेस पहन कर चलो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी नहीं, मेरी इमेज भी हो। वहाँ सब लोग तुम्हें अग्निवीर अग्निहोत्री की वाइफ के नज़रिए से देखेंगे। ईसा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर हिला दिया। ड्रेस फाइनल हुई। फिर अग्निवीर ने उसके लिए और भी कपड़े, सैंडल्स, एसेसरीज ली। विशु भी बीच बीच में अपनी पसंद बताता, कभी शरारत करता। शॉपिंग के बाद तीनों आइसक्रीम पार्लर गए।
विशु अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम खाते हुए अग्निवीर को सुपर हीरो कहकर बुला रहा था। अग्निवीर हंसता रहा। ईसा ये सब देखती रही, मन में सोचती रही कि काश ये पल यूं ही थम जाए, बिना सवालों बिना दर्द के। पर वो जानती थी कि ये सुकून अस्थायी है। फिर भी उस दिन की धूप, मॉल की रोशनी, विशु की हंसी और अग्निवीर की बदली हुई आंखें उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। विशु अचानक गाड़ी की सीट पर उछलते हुए बोला, सुपर हीरो मुझे भूख लगी है। उसकी मासूम सी आवाज़ पूरे केबिन में गूंज गई। अग्निवीर के हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। एक पल को जैसे समय थम गया। उसने रियर मिरर से देखा। विशु की बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें आज ना डर था ना झिझक, बस एक भरोसा था, सीधा सा सच्चा भरोसा। आज तक उस बच्चे ने उससे सीधे कुछ नहीं कहा था, हमेशा ईसा के पीछे छिप जाना या चुपचाप सिर झुकाए रहना। और आज वही बच्चा उसे सुपर हीरो कहकर अपनी भूख बता रहा था। अग्निवीर की आंखों में अचानक नमी तैर गई। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि ये क्या है, गुस्सा, दर्द, अपनापन या कोई अनजाना सा सुकून। उसने तुरंत पलकें झपकाई, आवाज़ को सख्त बनाए रखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, क्यों नहीं, चलो आज लंच बाहर ही चलते हैं। ईसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि उसने सही सुना है। विशु खुशी से उछल पड़ा, सच में सुपर हीरो, लंच और बाहर। और इस बार अग्निवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आकर ठहर गई। हाँ बिल्कुल बाहर। कुछ ही देर में गाड़ी शहर के सबसे शानदार 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। कांच और रोशनी से सजी इमारत को देखते ही विशु की आंखें चमक उठी, जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। ईसा के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। वो भीतर ही भीतर डरी हुई थी कि ये पल कहीं अचानक टूट ना जाए। रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखते ही अग्निवीर ने मैनेजर से बात की और सबसे शांत, सबसे खूबसूरत कॉर्नर टेबल चुन ली, जहां बाहर का शोर भीतर तक ना आए। उसने मेन्यू उठाया और पहले विशु की तरफ देखते हुए बोला, बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है। सब्जी, पास्ता, नूडल्स। विशु ने पहले ईसा की तरफ देखा, फिर थोड़ा हौसला जुटाकर बोला, जो मुझे पसंद है वही दीदी को भी पसंद है ना दीदी। ये कहते हुए उसने मासूमियत से ईसा का हाथ पकड़ लिया। ईसा का दिल एक पल के लिए भर आया। वो मुस्कुराकर सिर हिला गई। अग्निवीर की नज़रें इस छोटे से दृश्य पर ठहर गई। कुछ पल के लिए उसकी आंखों की शक्ति पिघल गई। उसने ऑर्डर देना शुरू किया, क्रीम ऑफ वेज सूप, टोमेटो बेस्ड सूप, पनीर टिक्का, हरा भरा कबाब, चीज़ बॉल्स, वेज स्प्रिंग रोल्स, मटर नॉन, गार्लिक नान, दाल मखनी, शाही पनीर, वेज पुलाव, पास्ता अल्फ्रेडो और बच्चों के लिए हल्का सा मैकन चीज़। ईसा ने धीमे से कहा, इतना सब कुछ करने की कोई। अग्निवीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ये सब मेरे विशु के लिए है। मेरा विशु सिन्हा ईसा के लिए कोई ख्वाब से कम नहीं था। उसे बहुत खुशी हुई। खाना आने तक विशु कोई ऐसी मासूम सी बात बोल गया जिस पर ईसा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी खुली थी, सच्ची थी। अग्निवीर की नज़र अपने आप उस पर ठहर गई। उसे खुद नहीं पता चला कि कब उसके चेहरे की शक्ति ढीली पड़ गई और होठों पर एक अनचाही मुस्कान आ गई। ईसा ने अचानक उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस की। हल्की सी शर्म के साथ उसने सिर झुका लिया। उंगलियां आपस में उलझ गई और अग्निवीर, जो अक्सर हर जंग जीतने का आदी था, उस एक पल में बिना लड़े हार गया। खाना आया। विशु पूरे मन से खाने लगा, बीच बीच में अग्निवीर की तरफ देखकर मुस्कुराता, सुपर हीरो ये बहुत अच्छा है। लंच खत्म होते होते उसने अपना पेट सहलाया और धीरे से बोला, खाना तो बहुत अच्छा था, मेरा पेट तो बिल्कुल फुल हो गया, मैंने एक्स्ट्रा भी खा लिया। ईसा फिर हंस पड़ी और उस हंसी में आज डर कम और सुकून ज़्यादा था। बिल पे करके तीनों बाहर आए। शॉपिंग, छोटी छोटी बातें, हल्की मस्ती, सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। घर पहुंचकर अग्निवीर ने दोनों को घर ड्रॉप किया। आज उसके कदम हल्के थे। कार चलाते हुए उसने अपना फेवरेट गाना लगाया और खुद को झूमने से रोक नहीं पाया। ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे की बदली हुई रौनक सबने नोटिस की। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे, आज सर कुछ अलग ही लग रहे हैं। इधर घर में दादी माँ ने ढेर सारे शॉपिंग बैग्स देखकर ईसा और विशु को अपने पास बुला लिया। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। मैंने कहा था ना, मेरा अग्निवीर दिल का बुरा नहीं है, बस प्यार जताना नहीं जानता।
मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे अग्नि को बदल दोगी। विशु तो अपने खिलौने और कपड़ों में ही उलझ गया। यह सुनते ही ईसा के सब्र का बांध टूट गया। वो अचानक दादी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दादी माँ, मैं इतने प्यार के काबिल नहीं हूँ जितना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं। उतनी तो मैं। उसकी आवाज़ सिसकियों में टूट गई। मैं उनकी नफ़रत के ही काबिल हूँ। दादी माँ ने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। चुप मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। तू नहीं जानती तू कितनी कीमती है। उन्होंने जिसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ईसा की सिसकियां और तेज हो गई। मैंने गलती की है दादी माँ, बहुत बड़ी गलती। दादी माँ ने उसे पानी पिलाया, फिर उसके गालों को अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछा, कोई बात है जो तू मुझे बताना चाहती है? ईसा ने कांपते हाथों से दादी माँ के दोनों हाथों को थाम लिए। शब्द बार बार गले में अटक रहे थे। आप भी मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगी। मेरा गुनाह ही इतना बड़ा है। वो रुक गई, सांस ली, फिर टूटी हुई आवाज़ में बोली, मैंने उन्हें धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। विशु के बारे में भी ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। दादी माँ ने बिना एक पल सोचे उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन मजबूत थी। पहले रो लो, जितना रोना है रो लो। यहाँ कोई तुझे जज नहीं करेगा। सच चाहे कितना भी भारी हो, मैं तेरे साथ हूँ। कमरे में सिर्फ ईसा की सुस्कियाँ गूंज रही थी। दादी माँ ने प्यार से ईसा के हाथ में पानी का गिलास थमाया, अपनी गोद में उसे इस तरह समेट लिया जैसे बरसों से खोई कोई बच्ची आज लौट आई हो। उसकी पीठ पर हल्की हल्की थपकियाँ देते हुए बहुत ही मुलायम आवाज़ में बोली कि मेरी बच्ची, जब भी तुझे लगे कि दिल भारी हो रहा है, जब भी लगे कि सांसें बोझिल हो गई हैं, तो बिना सोचे मेरे पास चली आना। तुझ पर कोई जोर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। मैं तेरी हर बात सुनूंगी। तेरे दिल के उस कोने तक पहुंचने की कोशिश करूंगी जहां तू सब कुछ दबा कर बैठी है, पर ज़बरदस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती से नहीं दिया जाता और विश्वास डर से नहीं उपजता। दादी माँ की आवाज़ में इतनी गर्माहट थी कि ईसा के भीतर जमी सारी ठंडक पिघलने लगी। उसकी पलकों का बोझ बढ़ता चला गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गई, कब वो दादी की गोद में सिमट कर गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद जब दादी को एहसास हुआ कि उसकी सांसें एक लय में चल रही हैं, तो उन्होंने बहुत सावधानी से उसे तकिए पर सुलाया, उसके बालों को माथे से हटाया, हल्के से उसके माथे को चूमा और धीमे स्वर में बोली, मेरी बच्ची, भगवान तेरे सारे दुख हर लें, तेरे हिस्से की हर तकलीफ मिटा दे और तेरे और मेरे अग्नि के जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। ये कहकर वो कमरों से बाहर आ गई। नीचे आते ही उन्होंने विशु को देखा, जो अपने नए खिलौने और कपड़ों में खोया हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। दादी ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया और जिस कमरे को उन्होंने खास तौर पर विशु के लिए सजवाया था, वहां ले जाकर उसके सारे कपड़े करीने से अलमारी में रखवाए, खिलौनों को सलीके से जमवाया। फिर विशु के साथ फर्श पर बैठ गई, जैसे खुद भी एक बच्ची बन गई हो। विशु ने पूरे उत्साह से माल की सारी बातें बताई, कैसे सुपर हीरो ने उसे बाहर खाना खिलाया, कैसे बड़े बड़े दरवाजे थे, कैसे रोशनी थी, कैसे उसने ढेर सारा खाना खाया और कैसे सुपर हीरो से उसकी बातों को ध्यान से सुना। दादी माँ उसे सुनते हुए हंसती रही। उन्हें लगा जैसे उनके सुने आंगन में फिर से किलकारियाँ लौट आई हो। उधर ऊपर कमरे में जब ईसा की नींद खुली तो सबसे पहले उसने अपने सामने अग्निवीर को बैठा हुआ पाया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। ईसा हड़बड़ाकर उठ बैठी। आप कब आए? अग्निवीर ने धीमी मगर तंज से भरी आवाज में कहा, जब तुम मेरी नींद और चैन उड़ाकर खुद गहरी नींद में सो रही थी। उसकी बात में कल की शर्म और झिझक की हल्की सी छाया थी। ईसा का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले अग्निवीर ने आगे झुककर कहा, पता है जब तुम ऐसे पल के झपकाती हो ना, कसम से मेरी जान चुरा ले जाती हो। ईसा की सांसें अटक गई। उसके दिल की धड़कनें जैसे एक पल को ठहर गई। वो बुदबुदाई, और आप जब ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे लगता है मेरी धड़कनें धड़कना भूल गई हैं। ये कहते हुए ईसा अग्निवीर के और करीब आई और उसके लबों पर हल्का सा चुम्बन रख दिया। अग्निवीर मुस्कुराया और बोला, इतने छोटे से किस में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो थोड़ा लंबा किस चाहिए। मैं तो बहुत दिन से भूखा हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, और फिर तुम इतना छोटा सा किस देकर चली जाओगी।
ये बोलते हुए वो उसके लबों की तरफ बढ़ने लगा। ईसा ने शरारत से उसे हल्का सा धक्का दिया और हंसते हुए भाग गई। उसी हंसी की आवाज़ से वो खुद चौंक कर उठ गई। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, सामने कोई नहीं था। ये एहसास होते ही कि यह सब एक सपना था, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ गई। वो खुद से सोचने लगी कि ये सपना ही है और शायद सपना ही रहेगा, क्योंकि ये कभी हकीकत नहीं हो सकता। अग्निवीर जैसा इंसान जिसका दिल उसने अपने झूठ से दुखाया है, वो उससे यूं कैसे प्यार करेगा। फिर उसके भीतर कहीं से एक दृढ़ सी आवाज़ उठी, नहीं, अब और नहीं। अब मैं इस रिश्ते में अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी लाऊंगी। अब मैं उनसे डरूंगी नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आज जब वो आएंगे तो मैं अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर लूंगी। ये भी सच बताऊंगी कि किस मजबूरी में मैं मंडप में बैठी थी, क्यों मैंने ये झूठ जिया। वो चाहे मुझे इस घर से निकाल दे, चाहे मुझसे नफरत करें, लेकिन मैं अब उन्हें धोखा नहीं दे सकती। ये सोचते हुए ईसा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में डर भी था, पछतावा भी, और कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी कि शायद सच का बोझ उतरने के बाद वो पहली बार खुद को हल्का महसूस कर पाए। शायद उन दोनों के रिश्ते सुधर पाए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर इस कहानी का अगला पार्ट आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।